Yes, try to answer this question. ओके, एक बार सबको आंसर करिए। अभी इसका डिस्कशन करते हैं, अच्छे से करते हैं डिस्कशन। ओके, फर्स्ट ए देन सी देन ए एंड सी। चलिए लेट्स सी इसका आंसर क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्फ्लेशन टारगेटिंग। मतलब ये इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कस कर रहा है। Inflation targeting revolves around adjusting monetary policy to achieve a specified annual rate of inflation. मतलब इन्फ्लेशन टारगेटिंग किसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी के रिवॉल्व करता है टू अचीव अ स्पेसिफाइड एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जो हम लोग इन्फ्लेशन जो टारगेट करते हैं, देयर शुड बी सम अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होना अच्छी बात है। यस सर, यस सर, यस सर। 4% जो हमने पढ़ा। हाँ, 2 to 4% with upper limit of प्लस माइनस 2। प्लस माइनस 2, तो 2% to 6%, ठीक है। तो सम अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन इज गुड फॉर आवर इकोनॉमी। The principle of the inflation targeting is based on the belief that long-term economic growth is best achieved by maintaining price stability, and price stability is achieved by controlling inflation. जो इन्फ्लेशन का जो प्रिंसिपल है वो किस चीज पे टारगेट करता है? इन्फ्लेशन बेसिकली प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने पे टारगेट करता है। और प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन कैसे होगा? तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके। या ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है? तो दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट। इन्फ्लेशन टारगेट जो प्राइमरी गोल होता है ना सेंट्रल बैंक का, वो क्या होता है? प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। सेंट्रल बैंक का जो प्राइमरी गोल होता है, मतलब आरबीआई का, वो क्या होता है? प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। चलिए इस पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी, थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी को हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे अच्छे से, बट अभी थोड़ा सा जल्दी इसको देखते हैं।
देखिए मॉनेटरी पॉलिसी, अभी मॉनेटरी पॉलिसी का बात हो रहा है ना, इन्फ्लेशन का सबसे मेन टारगेट जो होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, वो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के थ्रू ही हम लोग कंट्रोल करते हैं। और दो तरीके का टूल्स होता है, एक आपका क्वांटिटेटिव, दूसरा आता है क्वालिटेटिव। अब बात यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी या किसी अदर तरीके की पॉलिसी का रिक्वायरमेंट क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स का जो बेसिक है कि प्लानिंग होना चाहिए, रिसोर्स जो लिमिटेड है तो उस रिसोर्स का कंपीटिंग यूज होता है, तो उसी सब के लिए एक सिस्टम तैयार किया रहता है। बहुत तरीके का सिस्टम होता है, उसमें एक मॉनेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। वहां से आता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी। और टुगेदर मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी ये गवर्नमेंट के, ये कंट्री के इकोनॉमिक गोल्स को डायरेक्शन देता है, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी करता क्या है, आपको लग रहा होगा सर बहुत फास्ट करा दिया, ये हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे डिटेल में, इसलिए मैं आपको फास्ट करा रहा हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी करता क्या है, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्या करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, और इसी मनी सप्लाई से हम प्राइस स्टेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं, और प्राइस स्टेबिलिटी जो क्या करता है, इंटर्न कंट्रोल द इन्फ्लेशन। मॉनेटरी सप्लाई कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, जो मनी अवेलेबल होगा मार्केट में, और उस बेसिस से ये कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, जैसे आप लोन लेने जाते हो तो किस अमाउंट पे आपको लोन मिलेगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है किस अमाउंट पे आपको लोन मिलेगा। इसका प्राइमरी फोकस क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, और ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, मतलब ग्रोथ भी होते रहना चाहिए, प्राइस स्टेबिलिटी को एक साथ आपको मेंटेन भी करना है और ग्रोथ भी होता रहना चाहिए। नाउ हाउ टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी, व्हाट नीड्स टू बी डन। अब प्राइस स्टेबिलिटी को हम कैसे मेंटेन करते हैं, तो हम लोग इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं, और इन्फ्लेशन को किस तरीके से टारगेट किया जाता है, तो इंटरेस्ट रेट के थ्रू इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाता है। We basically takes into account that interest rate are neither too high nor too low। अब इन्फ्लेशन को इंटरेस्ट रेट के थ्रू, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे, तो कुछ तो टूल्स होना चाहिए ना, जैसे क्वांटिटेटिव टूल्स होता है उसी तरीके से क्वालिटेटिव टूल्स होता है। किसी एक टूल्स के थ्रू हम लोग इस चीज को समझते हैं कि हम लोग कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा ये समझाया होगा, जैसे सपोज करिए किसी पर्टिकुलर डे में बैंक में एनडीटीएल, सबको पता है एनडीटीएल क्या होता है, नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी, किसी को नो सर, दिक्कत नेट डिमांड नो सर, नहीं पता है मुझे क्या नहीं होता है, पता है। नहीं नो पता है। सर, नहीं पता है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, तो इसको नो पहले, सर। चलिए ठीक है, मैं इसको पहले डिटेल में समझते हैं, तब आपको भी पता चलेगा कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का यूज करके हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। चलिए पहले थोड़ा सा समझते हैं। बैंक क्या होता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। अगर बैंक को डिफाइन करने बोलूँ तो बैंक क्या होता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, जिसमें क्या होता है, क्रेडिट और डेबिट। तो ये डेबिट एक्सेप्ट करता है, डेबिट एक्सेप्ट करता है, और क्रेडिट क्रिएट करता है, क्रेडिट क्रिएट करता है, सॉरी। बैंक का काम तो यही होता है, डेबिट एक्सेप्ट करना और क्रेडिट क्रिएट करना। अब बैंक में आप जो पैसा डिपॉजिट करते हैं वो बैंक के लिए एसेट होता है कि बैंक के लिए लायबिलिटी होता है, लाइब्रेरी फॉर बैंक। लाइबिलिटी। लायबिलिटी। लायबिलिटी क्यों होता है, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है, सपोज करिए आपको किसी ने, आपने किसी से उधार लिया है, ठीक है, तो वो पैसा आपकी लायबिलिटी है ना, क्योंकि आपको उस पैसे को रिटर्न करना है जब वो आपसे मांगेगा, तो यू आर लायबल फॉर दैट मनी ना, इसलिए उसको बोलते हैं लायबिलिटी, ठीक है। तो सब बैंक में जो पैसा आता है ना, वो दो तरीके से डिपॉजिट होता है, एक होता है डिमांड के फॉर्म में, और एक होता है टाइम के फॉर्म में। मतलब जब जाके आप बैंक से डिमांड करेंगे तब बैंक इज रिक्वायर्ड टू पे योर अमाउंट बैक। ये कौन सा पैसा होता है, जब आप करेंट अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हैं या सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, जिस टाइम पे आप बैंक से जाके डिमांड करेंगे उस टाइम पे बैंक आपको वो पैसा रिटर्न देगी ना। तो ऑन डिमांड, इसको बोलते हैं डिमांड लायबिलिटी, ऑन डिमांड डिमांड लायबिलिटी। यस, और एक होता है टाइम लायबिलिटी। टाइम लायबिलिटी क्या होता है, तो जिस समय टाइम बाउंड होता है, ऐसा नहीं होगा कि जिस समय आप जाके बैंक से पैसा मांगेंगे उस समय आपको बैंक को पैसा रिटर्न करना है, ऐसा तो नहीं होता है। तो एक होता है टाइम लायबिलिटी, ठीक है। टाइम लायबिलिटी कैसे, जैसे फिक्स डिपॉजिट में आपका पैसा जमा है, रेकरिंग डिपॉजिट में आपका पैसा जमा है,
तो ये सब क्या होता है, ये सब टाइम लायबिलिटीज होता है ना। आपने बैंक में कोई एफडी करा रखा है, आरडी करा रखा है, तो ये सब क्या होता है, टाइम लायबिलिटी होता है। तो सपोज करिए एनडीटीएल जो होता है ना, अब इसी को बोलते हैं एनडीटीएल। एनडीटीएल क्या होता है, तो सपोज करिए किसी पर्टिकुलर डे पे बैंक में डिमांड के फॉर्म में 70 करोड़ रुपीज डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। और टाइम लायबिलिटी में मतलब टाइम मतलब कि फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट में 80 करोड़ रुपीज डिपॉजिट हुआ है। 80 करोड़ हो सकता है डिपॉजिट। और उसी पर्टिकुलर डे पे लेट से 20 करोड़ रुपीज कोई आए होंगे जिनका करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट होगा बैंक से पैसे निकालने के लिए, तो 20 करोड़ रुपीज क्या हुआ है, विड्रॉ हुआ है। और 30 करोड़ रुपीज लेट से टाइम लायबिलिटी और फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट से विड्रॉ हुआ है। तो किसी पर्टिकुलर डे पे, और ये जो पर्टिकुलर डे होता है ना, ये जनरली फ्राइडे होता है, क्योंकि जो भी एनडीटीएल कैलकुलेट किया जाता है वो फ्राइडे को कैलकुलेट किया जाता है। किसी पर्टिकुलर फ्राइडे पे 70 करोड़ बैंक में डिपॉजिट हुआ इन टर्म्स ऑफ डिमांड, मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में, और 20 करोड़ उस दिन बैंक से निकल गया। तो नेट डिमांड लायबिलिटी कितना है, 50 करोड़। 50 करोड़। इन द सेम वे उसी पर्टिकुलर डे पे 80 करोड़ बैंक में डिपॉजिट हुआ और 30 करोड़ बैंक से निकल गया, तो नेट टाइम लायबिलिटी कितना है, 50 करोड़। तो इसी को नेट एनडीटीएल क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो 50 प्लस 50 100 करोड़ हो गया। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हमने इमेजिन किया है। वो 200 करोड़ भी हो सकता है, 500 करोड़ भी हो सकता है, 1000 करोड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब इट इज अ टोटल अमाउंट जो बैंक के पास Total रह deposit. जाता है ऑन अ पर्टिकुलर डे, At a यस, particular ऑन अ at a पर्टिकुलर particular फ्राइडे, time. ऑन अ पर्टिकुलर हम्म। फ्राइडे, इसी को बोलते हैं मतलब इट NDT। इज कैलकुलेटेड एज पर डे, नॉट एज पर ईयर। नो, इट इज कैलकुलेटेड एवरी फ्राइडे। एवरी Every फ्राइडे। Friday. हर फ्राइडे को Okay. एनडीटीएल कैलकुलेट किया जाता है। और अगर आज बैंक एनडीटीएल का बात कर रहा है ना, हम्म। तो ये किस एनडीटीएल का बात कर रहा है, आज के फ्राइडे का एनडीटीएल नहीं होता है, फ्राइडे फोर्टनाइटली फ्राइडे का। आज से 15 दिन पहले जो एनडीटीएल कैलकुलेट किया गया होगा ना, उस एनडीटीएल का बैंक आज बात करता है। फिर नेक्स्ट फ्राइडे को बैंक किस एनडीटीएल का बात करेगा, तो जो लास्ट टू लास्ट फ्राइडे जिस दिन कैलकुलेट हुआ होगा उस फ्राइडे का। क्योंकि वो डेटा कैलकुलेट होता है, उतना जल्दी वो डेटा मार्केट में नहीं आएगा ना, उतना जल्दी वो आरबीआई कहाँ से कैलकुलेट करेगी। तो आरबीआई क्या करती है, फोर्टनाइटली बेसिस पे एनडीटीएल का डेटा कलेक्ट करती है। जैसे आज अगर एनडीटीएल आपने कैलकुलेट किया 50 करोड़, तो आज फ्राइडे का, तो ये फ्राइडे वाला डेटा कब यूज होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्राइडे यूज होगा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्राइडे जब बैंक एनडीटीएल कैलकुलेट करेगी ना, तो किस डेटा को यूज करेगी, तो आज वाले डेटा को यूज करेगी। समझ आ गया। मतलब आफ्टर 15 डेज। फोर्टनाइटली बेसिस पे होता है ये। तो ये बैंक का एनडीटीएल होता है। इसमें किसी को कोई फ्राइडे चूज करने का कोई पर्टिकुलर रीजन के इट्स ऐसा चूजन? इट्स अ कन्वेंशन, क्योंकि हर जगह Convention. मार्केट बंद होता है, इंटरनेशनल मार्केट में फ्राइडे बंद होता है। अच्छा। तो इट्स अ कन्वेंशन जिसको इस चीज को प्रैक्टिस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ एनडीटीएल, ठीक है। मंडे फिर मार्केट खुलता है ना मॉर्निंग में। यस सर। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसी तरीके से समझा रखा है, एनडीटीएल लायबिलिटीज दो तरीके का होता है, एक डिमांड के फॉर्म में होता है और एक टाइम के फॉर्म में होता है। सपोज पर्टिकुलर डे पे 80 करोड़, तो नेट लेफ्ट जो होता है इसी को बोलते हैं एवरी फ्राइडे द बैंक विल बी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एनडीटीएल, ठीक है। यस, लास्ट वर्किंग डे। अब जब बैंक के पास सपोज करिए कि इस पर्टिकुलर फ्राइडे को बैंक के पास क्या है, 100 करोड़ रुपीज आ गया है, ठीक है। बैंक के पास 100 करोड़ रुपीज आ चुका है। अब बैंक क्या चाहेगी, इतना फ्रिक्शन क्यों आ रहा है आज मेरे डिजिटल टैब पे, मैंने कुछ सेटिंग चेंज किया है, इस कारण से मुझे दिक्कत हो रहा है। ओके, लेट्स कंटिन्यू द क्लास। यस, बैंक क्या चाहेगा, बैंक के पास आज 100 करोड़, बैंक का मैंने आपको डेफिनेशन समझाया ना, लोन देना लोन देना।
बैंक फटाफट क्या चाहेगा कि जितना पैसा बैंक के पास आया है वो सारा का सारा पैसा बैंक लोन में दे दे, क्योंकि बैंक काम कैसे करता है, तो बैंक कैसे काम करेगा, क्या हो रहा है, वेट एक बार मैं दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ, नहीं क्लास ऑफ नहीं कर रहा हूँ, एक बार मैं बस दोबारा से डिजिटल टैब को कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके चलिए, बैंक कैसे काम करता है, हाँ सही हो गया। तो बैंक के पास पैसा आता है, अब बैंक के पास जब पैसा आएगा तो बैंक उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट Yes, sir. लेट से 4% 5% जो भी, लेट से कि आप बैंक के पास डिपोजिटर हो, ठीक है, आप बैंक में पैसा क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ भी एनीथिंग हम मान लेते हैं। अब ये पैसा बैंक आपको प्रोवाइड करेगी तो बैंक कुछ प्रॉफिट भी तो आना चाहिए ना, नहीं तो बैंक आपको सीधा पैसा आप बैंक के पास जमा करो और बैंक आपको उस पैसे पे आपको इंटरेस्ट देगी, तो बैंक तो लॉस में चला जाएगा, कल को कहाँ से वो इंटरेस्ट देगा। तो बैंक क्या करता है, इस पैसे को क्या करता है, मार्केट में बोरोवर खड़े लोन होते के फॉर्म में प्रोवाइड करता है। के फॉर्म में प्रोवाइड करता है। तो लेट से बोरोवर को ये 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है, तो ये जो 5% का जो ये गैप होता है, ये बैंक अपना प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट। बैंक अपना प्रॉफिट हो गया। अब जैसे ये कौन सा पैसा बोरोवर को देता है, तो जैसे एनडीटीएल बैंक के पास ऑन अ पर्टिकुलर फ्राइडे आपने कैलकुलेट किया 100 करोड़, आज बैंक के पास 100 करोड़ रुपीज है, तो क्या बैंक चाहेगी कि हम सारा का सारा पैसा लोन में दे दें, क्योंकि जितना पैसा वो लोन में देगी No, sir. उतना बैंक को प्रॉफिट होगा ना, सर जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा वो लोन में देगी उतना बैंक को प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही बैंक एक कदम आगे लेती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो तुरंत आरबीआई कम्स इनटू प्ले, और आरबीआई क्या बोलता है कि आप जो ये एनडीटीएल है ना, ये पूरा का पूरा एनडीटीएल आप यूज नहीं कर सकते हो लोन के लिए, और बैंक को तो आरबीआई का बात मानना यस ही है, सर। क्योंकि आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक। आरबीआई सीधा क्या बोलेगा, आई एम द बैंकर्स बैंक, मतलब मैं बैंकों का भी बैंक हूँ, तो आपको तो मेरा बात मानना ही मानना है। तो अब बैंक पूछता है ठीक है क्या करना है, तो वो बोलता है कि आप सीआरआर के फॉर्म में Percentage. 3% या 4% या x%, हम मान लेते हैं x%, अभी सीआरआर हमारा 3% चल रहा है इसलिए हमने 3% यहाँ पे लिखा था, तो 3% ऑफ एनडीटीएल आप कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास डिपॉजिट करोगे। तो अगर 100 करोड़ है तो इसमें 3% निकल गया, मतलब 3 करोड़ निकल गया, 97 करोड़ बचा। अब बैंक क्या बोलेगी, क्या बोलेगी, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको दे दिया 3%, तो बैंक से पूछता है कि क्या मुझे इस पे प्रॉफिट भी अर्न होगा, कुछ मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कुछ आप देंगे, अगर हम आपको ये पैसा आपके पास जमा कर रहे हैं तो आप कुछ देंगे। No. आरबीआई बोलता है नो, नथिंग, No. No, no. नथिंग, कुछ नहीं देंगे हम आपको, अब बस आपको इस पैसे को मेरे पास डिपॉजिट करना है। ओके, अब क्या होगा, तो बैंक करेगा चलो कोई बात नहीं, 97 करोड़ हो गया, अब हम ये पैसे को हम जाए लोन में देने के लिए, तो अगेन आरबीआई कम्स इनटू द प्ले। आरबीआई बोलता है नहीं नहीं अभी नहीं। कैसे, अभी कहाँ से। नहीं. अब बैंक पूछता है भाई क्या हुआ, तो बोलता है कि अब एसएलआर के फॉर्म में आप सर्टेन % ऑफ एनडीटीएल एसएलआर के फॉर्म में अपने खुद के पास रखोगे। तो अभी जैसे रखो। एसएलआर लेट से 18% अभी चल रहा है, हाँ अभी मैं बताऊंगा एसएलआर सीआरआर ये सब तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे देखेंगे कि कौन सा सिक्योरिटी sir. वाला मनी होता है क्या होता है, बट अभी उसमें डीप में नहीं जाना, अभी हमने इन्फ्लेशन समझना है, ठीक है, कि इन्फ्लेशन को किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, हम लोग अभी वो समझ रहे हैं। ओके, तो बैंक पूछता है कि भाई एसएलआर के फॉर्म में क्या, तो ये बोलता है 18% ऑफ एनडीटीएल, तो अगेन 18% ऑफ 100 करोड़ क्या हो गया, 18 करोड़। तो ये पैसा भी आरबीआई बोलता है कि आप खुद के पास, बैंक अपने पास मेंटेन अपने करता पास। है, किस फॉर्म में, तो बैंक बोलता है कि इसको आपको कैश फॉर्म में नहीं, इसको आप लिक्विड फॉर्म में रख सकते हो। अब लिक्विड फॉर्म हमने देखा था, बहुत तरीके का लिक्विड फॉर्म होता है, Government security. जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी Cash. में, कैश में भी Gold. रख सकते हैं, गोल्ड में भी रख सकते हैं, इन सब फॉर्म्स में हम बैंक अपने पास रख सकता है। तो क्या इस पे बैंक को कुछ प्रॉफिट अर्न होगा, बैंक को कुछ प्रॉफिट अर्न होगा, बैंक पूछता है कि सर इतना हेवी अमाउंट हम रख रहे हैं तो हमें कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए ना, तो आरबीआई बोलता है यस यू विल अर्न प्रॉफिट ऑन दिस।
तो क्वेश्चन कभी आ गया कि सीआरआर पे बैंक को कोई प्रॉफिट अर्न होता है? नो। एसएलआर पे बैंक को प्रॉफिट अर्न होता है? यस, एसएलआर पे बैंक को प्रॉफिट अर्न होता है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं यस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। सर ठीक है, इस पे अब कैसे होगा प्रॉफिट अर्न? इस पे प्रॉफिट अर्न जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आपको पढ़ाऊंगा ना, आपको पता चलेगा कि कैसे प्रॉफिट अर्न होता है। बैंक ने जो 18 करोड़ जो रुपीज सर है अनएनकम्बर्ड उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में उसने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया तो गवर्नमेंट उसको 5%, 10%, 15% जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो प्रोवाइड कर रहा होगा ना। सर तो इस तरीके से उनको उस पे प्रॉफिट अर्न होता है। सर गोल्ड की सर वैल्यू भी एप्रिशिएट हो सकती है। यस, गोल्ड की वैल्यू भी होती है। हाँ, एप्रिशिएट होगी सर वो। तो इस फॉर्म में होता ही है, मैक्सिमम गोल्ड का वैल्यू एप्रिशिएट होता ही होता है। तो इन सब फॉर्म्स में बैंक क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करता है। अब ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जब एसएलआर पढ़ेंगे ना तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, तो बैंक पूछेगा कि सर सीआरआर, अब यहाँ से इसके पास एनडीटीएल था 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ था, सीआरआर के फॉर्म में 3 करोड़ निकल गया, फिर एसएलआर के फॉर्म में 18 करोड़ निकल गया। अब बैंक 18 फ्रस्ट्रेटेड, करोड़। तो टोटल कितना निकल गया? 21 करोड़। तो अब रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 79 करोड़। 79। ठीक है, बैंक पूरा फ्रस्ट्रेटेड है। अब बैंक क्या करेगा? अब तो आरबीआई की बात सुनने नहीं जा रहा है। बैंक बोलेगा नहीं नहीं सर, अब तो मुझे भेजना ही भेजना है, सारा लोन में मुझे देना है, क्योंकि यहाँ तो डिपॉजिटर को मैं पैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दे के थक गया हूँ। तो आरबीआई बोलता है यस नाउ यू कैन गो एंड एंजॉय। तभी 79 करोड़ रुपीज इसके पास आ चुका है। तो अब ये क्या करता है, जैसे ये बैंक हुआ, अभी 79 करोड़ पे आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट या 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये बोरो लोन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो 79 करोड़ पे जनरली ये 5% का मार्जिन रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, अब मार्केट में इन्फ्लेशन होगा। या एक केस होगा डिफ्लेशन होगा, ये दो केस होता है। चलिए एक बार मैं पहले आपको थोड़ा सा ये एक बार आपको नोट्स में मैं दिखाते चलो। हाँ बोलिए सर, एक और चीज है ना सर, इसमें आरबीआई इसको क्रेडिट राशनिंग पे भी रिस्ट्रिक्शन करते हैं ना कि पीएसएल में आपको कहाँ कहाँ पे देना है। इमरान वो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और है। हम लोग वो क्वालिटेटिव टर्म्स, हाँ वो इसी में होता है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, मैंने यहाँ लिखा है जैसे 40% ऑफ 79 करोड़ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में उनको देना होता है, और 60% अदर्स में उनको देना होता है। ठीक है, वो हम लोग, ये तो मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको इन्फ्लेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्फ्लेशन कैसे मॉनेटरी पॉलिसी। आप जो 79 करोड़ रुपीज जो आया ना, उसमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो होता है ना, उसमें उनको 40% रुपीज उनको देना पड़ता है, और जो रिमेनिंग 60% होता है वो अदर सेक्टर में देते हैं। बट लोन तो देते हैं ना वो, मैं बस लोन का बात कर रहा हूँ। 79 करोड़ रुपीज पे तो लोन देने में उनको कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को भी देंगे तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मैं बोल रहा हूँ लोन दे रहे, लेकिन उसमें प्रॉफिट वो जनरेट अपने हिसाब से नहीं कर सकते, वो उसमें भी वो आरबीआई की गाइडलाइंस, आरबीआई का गाइडेंस होता है, बट प्रॉफिट जनरेट होता है वहां से। हम लोग ये हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कम या ज्यादा तो होता है। ओके सी है लिखा हुआ है। यस सर, यस सर। ये हम लोग करेंगे। अभी हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स बहुत लंबा है, इसको इतना जल्दी नहीं कवर कर सकते हैं। मैं भी आपको इन्फ्लेशन समझा रहा हूँ, तो थोड़ी देर के लिए अभी इन्फ्लेशन समझिए क्या होता है। ठीक है, वेट आ गया। ठीक है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। अब क्या है कि अभी मार्केट इस तरीके से चल रहा है कि बैंक के पास ये बैंक का अपना एनडीटीएल ये है, और इस अकॉर्डिंग बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी चार्ज कर रही है 12%, और आपको डिपॉजिटर को वो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रही है। ठीक है, तो डिपॉजिटर को तो वो बाद में भी 7% ही पे करते रहेगा, लेकिन मार्केट चेंज होता है। मार्केट चेंज होता है इन द फॉर्म कि अगर इन्फ्लेशन आ गया मार्केट में, इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन के केस में क्या होता है, बैंक को नुकसान नहीं होता। इन्फ्लेशन के केस में क्या होता है, राइज इन जनरल प्राइस लेवल, मतलब मनी सर्कुलेशन मार्केट में बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब पैसा बहुत ज्यादा है, तो इस पैसे का क्या किया जाए, इसको रिड्यूस कर, सप्लाई को रिड्यूस करना है हमें, सर इसको डिक्रीज करना, इस पैसे को डिक्रीज करना। तो चलिए इन्फ्लेशन है, मतलब मनी सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा है।
मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो आरबीआई क्या चाहेगी कि मार्केट से हम मनी सप्लाई को हटाए ना, क्योंकि आरबीआई क्या चाहेगी, मार्केट से हम मनी सप्लाई को हटाए ना, मनी को कंट्रोल कैसे करेंगे, तो मार्केट से मनी को हटाएंगे, तो ये मनी सप्लाई को डिक्रीज करना। मनी सप्लाई को डिक्रीज करना, आरबीआई का और क्या, क्रेडिट मनी सप्लाई को डिक्रीज करना। और ये अब मनी सप्लाई कैसे डिक्रीज करेगा, तो इसको दिखा सीआरआर, इसको दिखा एसएलआर, बहुत सारा टूल्स होता है, हम लोग सब पढ़ेंगे, रेपो रिवर्स रेपो सब पढ़ेंगे, बट एक टूल्स आप समझ लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। मनी सप्लाई को डिक्रीज करना, अब मनी सप्लाई को कैसे डिक्रीज करता है आरबीआई, तो ये क्या करेगा, सीआरआर बढ़ाएगा। मनी मार्केट में आता कहाँ से है, ये जो पैसा मार्केट में आता कहाँ से है, पैसा किसके बैंक पास ही होता है, बैंक के पास। सारा तो बैंक से ही पैसा आता है ना, आप जितना पैसा Yes, sir. बैंक में जमा करते हैं ना, तो बैंक, आपके पास जितना पैसा होता है वो सारा पैसा तो बैंक में ही होता है। आप बोलते हैं कि मेरे पास बैंक में 20 लाख रुपीज या 30 लाख रुपीज है, 30 लाख रुपीज कहाँ घर पे होता है, बैंक में होता है। तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है ना जिसके थ्रू मार्केट में पैसा आता और जाता है, ठीक है। तो आरबीआई तो जान रहा है कि मार्केट में पैसा तो बैंक के थ्रू आ रहा है, तो आरबीआई क्या करेगा, बैंक टारगेट करेगा उसी को। का जो लोन का जो पावर होता है ना उसको क्या कर देता है, घटा देता है। जैसे आरबीआई क्या बोलेगा, सीआरआर को बढ़ा दिया, सीआरआर 3% था ना, आरबीआई ने बोला कि चलो हम सीआरआर को 15% कर देते हैं। एसएलआर, मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ, एसएलआर 18% था ना, एसएलआर को हम बढ़ा के 25% कर देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब बैंक के पास एनडीटीएल कितना बचा, कम बच गया। कम बच गया, कम बचेगा। 40 करोड़ रुपीस तो इसको अब रिजर्व में रखना है, तो अब Yes, sir, बैंक के yes, पास sir. कितना बचा, 60 करोड़, और बैंक आपको पहले 79 करोड़ रुपीस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% प्रोवाइड कर रहा था और बोरोवर को 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा था। अब जिसके पास, इसके पास प्रिंसिपल अमाउंट घट गया और आपको तो ये 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देगा ही देगा, तो अब ये क्या करेगा, तो ये अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा लेगा ना, ये 12% से क्या करेगा, 15% कर दिया, 20% कर दिया। 15%। अब Yes, sir. पहले जो लोग 12% पे बोरो कर रहे थे, अब वो 20% पे बोरो कर पाएंगे, ना, सर, नहीं, बहुत तो कम सर, बोरोवर, सर। बहुत कम बोरोवर, बहुत ह्यूज अमाउंट में बोरोवर क्या होंगे, वॉश आउट हो जाएंगे। खुश हो जाएंगे। अब बहुत कम बोरोवर बचेंगे बोरो करने के लिए, तो Yes, sir. मार्केट में क्या हुआ, पैसा कम फ्लो करने लगा, कंट्रोल। मनी कंट्रोल Decrease हुआ, हो जाएगा। Yes, sir, yes, sir. ठीक है। अब डिफ्लेशन होगा, डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, मार्केट में पैसा है ही मनी नहीं, सर्कुलेशन तो आरबीआई को क्या करना है, पैसा को So इंजेक्ट money करना supply है, increase. Yes, इंजेक्ट inject करना करना है, डिफ्लेशन। इंजेक्ट कैसे करेगा, अगेन थ्रू विद द हेल्प ऑफ बैंक, बैंक के थ्रू क्या करेगा, बोलता है कि हम सीआरआर घटा देते हैं, एसएलआर घटा देते हैं। Yes, sir. CRR, SLR सीआरआर decrease. एसएलआर पहले 3% था, 1% कर दिया, एसएलआर 18% था, चलो हम 9% 15%. कर दिया, 15%। कुछ भी कर दिया, 10% अब इसके पास लोनेबल अमाउंट जो है वो क्या हो गया, 90%, मतलब लेट से 90 करोड़ रुपीज। पहले अब ये 79 करोड़ रुपए ये अपना प्रॉफिट मार्जिन 5% का मेंटेन कर रहा था, अब जब इसके पास पैसा बढ़ गया तो ये जो बेनिफिट है ये तो अपने कस्टमर को प्रोवाइड करेगा ना, Yes, sir. तो अब ये लोन अमाउंट जो 12% था उसको ये घटा के 10% कर देगा, 9% कर देगा। तो अब क्या है, बोरोवर क्या करेंगे, अब जो 12% पे बोरो नहीं कर पा रहे थे, जिनको 12% ज्यादा महंगा लग रहा था, अब 10% हुआ तो लोन फटाफट लोग लोन लेने पहुंच जाएंगे, 9% हुआ लोन लेने पहुंच जाएंगे, तो मनी सप्लाई क्या हुआ, मार्केट में इंक्रीज हो गया। Increase. द हेल्प ऑफ दीज टूल्स, ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है सीआरआर और एसएलआर का, ऐसे पूरा क्वांटिटेटिव टूल्स हम लोग कवर करेंगे और पूरा क्वालिटेटिव टूल्स हम लोग कवर करेंगे कि किस केस में कब आरबीआई कौन सा फंडा अपनाता है और कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता सीआरआर और एसएलआर। अब बताइए आपको समझ आया कि कैसे पैसा कंट्रोल किया जाता है। Yes, sir. सर Yes, ये sir. सीआरआर और एसएलआर जो है ना सर, हाँ, सर ये 0 और 100% कर सकते हैं, जीरो पूरा डिक्रीज 0% कर सकते हैं सर? नहीं, 0% कभी नहीं कर No, सकते sir. No, sir. 0 नहीं, क्योंकि अगर आप 0% सर करेंगे ना, अमेंडमेंट में तो बोला था आरबीआई ने कि हाँ, हम 0% नहीं कर। हाँ, लेकिन 0% कभी नहीं कर सकते हैं। क्यों, अगर 0% कर देंगे तो उससे क्या होगा पता है, तो फिर लिमिट क्यों रखा 0 to 100%? हम लोग पढ़ेंगे तो हम आपको उस समय बताएंगे कि क्यों रखा है, क्या रखा है। सीआरआर और एसएलआर को पहले हाई रखा गया था, और सर एसएलआर को तो नहीं रख सकते क्योंकि वो तो सारा पैसा अपने पास नहीं रख सकता, या पूरा 0
सर लेकिन सीआरआर में तो प्रॉब्लम नहीं है। यस, चलिए अभी आपको सीआरआर का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता है, कब कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, ये हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पे मैं सब कुछ कवर कराता हूँ, ठीक है, बट अभी मैं आपको सिर्फ इन्फ्लेशन को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में घुसूंगा ना, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ने में मतलब पूरा क्लास ओवर होने में 7 से 8 घंटा का समय लगेगा ये पूरा चीज समझने में, ठीक है, इसलिए अभी इसमें नहीं एंटर करते। चलिए एक छोटा सा मैंने आपको ये एक ग्रोथ रेट ऐसे बताया है कि क्यों हाई सीआरआर और एसएलआर इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आप सीआरआर और एसएलआर को ज्यादा हाई कर देंगे तो ये अच्छा क्यों नहीं होता है, लेकिन 1990 के समय में सीआरआर और एसएलआर को इतना हाई क्यों रखा गया था, इन सब चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सीआरआर और एसएलआर को अगर हाई करेंगे तो क्या होता है, लोनेबल अमाउंट घट जाता है। सीआरआर और एसएलआर को अगर हाई करेंगे तो क्या होता है, लोनेबल अमाउंट घट जाएगा ना। यस सर। लोनेबल अमाउंट घटने से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। जिस रेट पे आप इंटरेस्ट लेने जाएंगे यस वो सर, यस सर, लोन लेने जाएंगे बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होगा, लोन में रिडक्शन आ जाएगा। यस सर, लोन में रिडक्शन आने से क्या होगा, मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगा। यस सर, मनी सप्लाई मार्केट में कम होने से क्या होगा, डिमांड कम होगा। यस सर, और जब डिमांड कम होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इफेक्ट नहीं आएगा, डिक्रीज sir. होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ घटेगा ना। हम लोग क्या कर रहे हैं Yes. अभी के समय में, Yes, sir. हमारे पास सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो गया, कोविड सिनेरियो के बाद क्यों सीआरआर और एसएलआर को लगातार कम किया जा रहा है। आपने सोचा कभी, पेपर में आप लास्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं कि सीआरआर को बार बार थोड़ा थोड़ा बेसिस पॉइंट उसको बोलते हैं, बेसिस पॉइंट का मतलब समझते हैं, 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1%। Yes, sir. तो 10 बेसिस पॉइंट 20 बेसिस पॉइंट हमेशा लगातार कम क्यों किया जा रहा है, सीआरआर और एसएलआर कंटिन्यूअसली कम किया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ डिमांड कम हो चुका है। Yes. डिमांड Yes, को sir. क्योंकि ये तो एग्रीगेट सप्लाई पे तो नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। एग्रीगेट सप्लाई पे नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है ना। तो अल्टीमेटली जब हाई Yes, sir, सीआरआर और yes, sir. एसएलआर होता है ना तो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता है। Yes, sir, yes. ठीक है, Yes, sir. लेकिन अभी हम लोग डिटेल में इस सब चीज़ को कवर नहीं अच्छा करेंगे। नहीं मैं हाँ ठीक है, ये सब कुछ जो है ना मैंने यहाँ पे सारे कुछ को करा रखे हैं कि मिनिमम 0, मैक्सिमम 40%, अपर कैप लेवल। लेकिन क्यों हम इसको 0 नहीं करते हैं, Yes. 0 कर देंगे तो क्या होगा, जो हमारा जो एसएलआर का जो मेन पर्पस है ना वही डिफीट हो जाएगा। एसएलआर का मेन पर्पस क्या होता है जानते हैं, वो तो सारा पैसा उसने। इन टर्म्स ऑफ बैंक रन का Yes, sir. क्वेश्चन आया हुआ सिविल सर्विसेज में लास्ट ईयर, सीडीएस में बैंक रन का क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट टू लास्ट ईयर। तो चलिए हम लोग अभी इस सब चीज में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब बहुत ही डिटेल चीज है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो यहाँ से क्लियर हो चुका है। तो देखिए यही है ना, प्राइस ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ट अचीव। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बेस्ट अचीव होगा, बाय मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, एंड प्राइस स्टेबिलिटी Price अचीव्ड बाय stability. कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। यही हमने देखा ना कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को टारगेट, प्राइस स्टेबिलिटी को टारगेट करके। और अभी आपने देखा ना कि कैसे सीआरआर एसएलआर ये सब मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का कमाल होता है कि अगर बहुत ज्यादा हाई भी कर देंगे तो दैट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, बहुत लो भी कर देंगे तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। तो थोड़ा हमारे यहाँ होना चाहिए इन्फ्लेशन। ओके, समझ आया सबको? यस सर, समझ आया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अभी जस्ट आप लोगों का, जस्ट कह रहा हूँ मतलब कुछ दिन में आप लोगों का इकोनॉमिक शुरू होने वाला है, तो आप लोग वहाँ पे एंजॉय करेंगे इन सब चीज़ों को। चलिए इसका आंसर तो सबको पता होगा, में क्या पढ़ना है। इंडिया क्लियरेस्ट रिवर का भी किसको टैग दिया गया है, मेघालय का रिवर है, डी, याद कर लीजिएगा। यस, ये क्वेश्चन है, बताइए।